हम लोग एक नया चैप्टर जिसको करोजन कहते हैं, ये डिस्कस करें। करोजन जो है, इसको जानने की जरूरत क्यों है, समझिए, इसकी भयावहता को समझिए कि दुनिया में साल भर में करोजन के कारण जितनी लॉस होती है, वो छोटे मोटे देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों की वार्षिक बजट है, इतना लॉस होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में करोजन को हम उतना देख नहीं पाते हैं। आप जब लोहे में ऐसे करते हैं, पुराने लोहे में जो लाल लाल निकलता है वो करोजन है। लेकिन जहां पर करोजन के कारण भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना है या होता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का मेजर कारण था करोजन, वहां पाइप में लीकेज हो रहा था और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उसके जो मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है, और बहुत बड़ा आज तक इतनी भयंकर ट्रेजेडी नहीं हुआ है। तो ये करोजन को हम लोग को जानना है। क्या जानना है? करोजन है क्या चीज, कैसे होता है, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, ये तीन चीज जानना है। करोजन क्या है, करोजन से बचाव कैसे करेंगे, और करोजन क्या है ये जानना हमको। तीन, करोजन क्या है, कैसे होता है और बचाव क्या है, तीन चीजों को जानना है। तो ये करोजन एक्चुअली जो मेटल सरफेस के ऊपर एनवायरनमेंट का अटैक होता है, आक्रमण होता है, और मेटल सरफेस को वो ऑक्साइड बना देता है। दैट इज व्हाट इज द करोजन। जब ये हाई टेम्परेचर में कहते हैं, उस समय हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन ज्यादातर अटैक करता है। नॉर्मल टेम्परेचर में ऑक्सीजन के अलावा भी एलिमेंट्स अटैक कर सकते हैं। सरफेस को पहले वो कमजोर कर देते हैं, और जैसे ही सरफेस कमजोर होता है, धीरे धीरे उसका कोर भी कमजोर हो जाए। फिर एक आता है, एक जगह में रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब जहां लंबे समय के कारण उसमें डैमेज हुआ है उसको। फिर एक कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल का करोजन नहीं बोलते, डिग्रेडेशन कहते हैं, यानी जो था वो उसका कमजोर हो गया, क्वालिटी खत्म हो गया, डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन करोजन एक्चुअली इट इज ए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ environment on the surface of the metal, इसको कहते हैं हम लोग करोजन। और सरफेस को डैमेज करना वो शुरू करता है धीरे 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 धीरे। अब एक ऐसे सोचिए, बढ़ा दे, अब ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई पीस ऑफ मेटल है और उसके सरफेस के ऊपर एनवायरनमेंट का अटैक हो गया ऐसे, और उस सरफेस को ऑक्साइड बना दिया। अब आगे ये करोजन होगा कि नहीं होगा, या करोजन अपने आप रुक जाएगा, या करोजन कंटिन्यूअसली होता रहेगा जब तक पूरी मेटल को खत्म ना कर दे। अगर ये जो लेयर बना, ये लेयर अगर बरकरार रहा, यानी जो एनवायरनमेंट ने अटैक किया और इसमें जो एक लेयर बना दिया मेटल की सरफेस को, मेटल एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में, अगर वो लेयर बना रहा तो फिर फर्दर करोजन नहीं होगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट जाके जिनके संपर्क में आएगा वो ऑलरेडी करोड़ है, तो करोड़ को और करोड़ क्या करेगा। लेकिन अगर ये लेयर नहीं बना रहा, यानी करोड़ हुआ टूट गया, करोड़ हुआ टूट गया, करोड़ हुआ टूट गया, तो फिर नए सरफेस सब उस एनवायरनमेंट के सामने आ जाएंगे। यानी
एनवायरनमेंट का मुठभेड़ अब नए सरफेस से होगा, नए मेटल से होगा, फिर करोड़ करेगा, फिर टूट जाएगा, वो निकलते जाएंगे। बहुत समय हम लोग देखते हैं कि एक थिक मेटल जो है वो करोड़ होते 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 पतला हो गया, पाइप में देखते हैं हम लोग, मेटेलिक पाइप में। तो ये लेयर बना रहेगा कि नहीं, इसको तय करने के लिए एक रेशियो हम लोग देते हैं जिसको कहते हैं PBR। PBR तो आप लोग बहुत जानते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। ये PBR है। PBR क्या है? पेलिंग, दो साइंटिस्ट इसको निकाले थे, बैडवर्थ रेशियो, पेलिंग बैडवर्थ रेशियो, ये PBR है। और ये PBR क्या है? डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, कितना ऑक्साइड बना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम, कितने मेटल को खपत करके उन्होंने इतना ऑक्साइड बनाया। इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग कहते हैं PBR। PBR इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म, ये सरफेस में कितना ऑक्साइड बना, उसका वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंज्यूम, कितने मेटल के ऊपर वो अटैक हुआ जिसके कारण ये ऑक्साइड बना। ये रेशियो को कहते हैं PBR। अब अगर इफ PBR इज लेस देन 1, समझिए, अगर इस सरफेस के ऊपर अटैक हुआ है और इसमें ऑक्साइड बना है, जितना ऑक्साइड बना, अगर उसका वॉल्यूम मेटल जितना कंज्यूम हुआ उससे कम है तो क्या होगा? इसी सरफेस के ऊपर मेटल था, अब वो ऑक्साइड बन गया एनवायरनमेंट के अटैक के कारण, जितना बना उसका वॉल्यूम इससे कम हुआ, लेकिन ये पूरे सरफेस में ही तो रहेगा ना। तो जब कम बना तो क्या होगा कि वो फैल के रहेगा, ऐसे फैल के रहेगा। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा दूसरों की ब्रेड अगर लगा रहे हो तो थोड़ा सा बटन लेते हो और खींच के लगा देते हो कि देखो चारों तरफ लगा दिए, तो उसमें क्या होगा कि उस सरफेस में उस ऑक्साइड के ऊपर टेंशन होगा, तो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने के कारण ये टूटता जाएगा। तो जो लेयर बनेगा नॉन प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव मतलब बचाव, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर मतलब लेयर टूटता जाएगा। जैसे जैसे लेयर बनता जाएगा टूटता जाएगा, वो निकल जाएगा, दूसरा फिर बनता जाएगा, इस तरह। तो इफ द PBR इज लेस देन 1 तो ये बनेगा टेंसाइल स्ट्रेस। PBR इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? अब यहां इतने हैं, इतने में जितना बना वो ज्यादा है, ज्यादा वॉल्यूम है, तो उसी में वो कॉम्प्रेस होके दब के रहेगा। तो दब के रहेगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टूटेगा नहीं। मैंने कहा था कि ज्यादातर जो फेलियर होता है टेंशन में होता है, टेंसाइल के कारण। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब जो बना वो बना रहेगा, तो अब फर्दर करोजन नहीं होगा, जितना हो गया, स्वतः करोजन रुक जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, वेरी मच एक्सेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, किसी को अगर बहुत ज्यादा आप दबाओगे तो फटेगा, ऐसे नहीं फटेगा। अमरूद को भी जब बहुत ज्यादा हम लोग दबा देते हैं फटता है। ये अलग बात है कि वो उस दिशा में नहीं बढ़ता है जिधर हम दबाते, उसके परपेंडिकुलर, यानी उधर टेंशन है। तो अगेन नॉन प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये अगर मेटल का
अगर हमको पता है कि पीवीआर कितना है, उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि करोजन प्रोग्रेसिव होगा या करोजन स्टॉप हो जाएगा। ये हम लोग जो करोजन है, अब ये करोजन कई प्रकार की क्लासिफिकेशन करते हैं। ड्राई करोजन कहते हैं जो गैसियस एनवायरनमेंट में होता है, वेट करोजन कहते हैं जो लिक्विड या फ्लूइड में होता है। तो करोजन कैन बी ड्राई करोजन, करोजन कैन बी वेट करोजन। दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये जो करोजन का लेयर बना वो पोरस हो सकता है और नॉन पोरस भी हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं कभी पोरस करोजन या नॉन पोरस करोजन। ज्यादातर जो हमारी इंजीनियरिंग इंटरेस्ट में है, एनवायरनमेंट जो है लिक्विड एनवायरनमेंट है, वहां पर ज्यादा हम लोग, क्योंकि शिप वगैरह समुद्र में जा रहे हैं, वो बहुत करोडिव है, आपका मुंह बहुत करोडिव है, आपका दांत इसलिए घिस जाता है, जबकि सिरामिक मटेरियल का है तो डिग्रेडेशन कहते हैं। तो जो वेट करोजन है वो हमारी ज्यादा इंटरेस्ट हमारा है कि हम इसको जानें। तो वेट करोजन में जो प्रिंसिपल है करोजन होने की, वो प्रिंसिपल क्या है, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के कारण करोजन होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कोई दो इलेक्ट्रोड हो, यानी एक कैथोड हो एक एनोड हो, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो और दोनों किसी इलेक्ट्रोलाइट में हो, इलेक्ट्रोलाइट में, इसी को करोजिव एनवायरनमेंट कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर ये ऐसा सिचुएशन हो गया तो क्या होगा कि मान लीजिए ये कैथोड है, दो एनोड हमने कहा, दो, और ये एनोड है, दो इलेक्ट्रोड अलग अलग, एक कैथोड एक एनोड, और उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट है और वो इलेक्ट्रोलाइट में है एनवायरनमेंट में। तो क्या होगा कि एनोड करोड करेगा, यानी एनोड से करोजन होना शुरू होगा। इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। बैटरी वगैरह में ये रहता है, दो सेल रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो ये गैल्वेनिक सेल है। यानी गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होना चाहिए, एक टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, दोनों होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू एनोड, फिजिकल कांटेक्ट between two electrode, there is an electrolyte सराउंडिंग में, उनको घेर के एक इलेक्ट्रोलाइट, देन गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म। गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो, तीन चीज होना जरूरी है। केवल इलेक्ट्रोड है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोड है, फिजिकल कांटेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट है, फिजिकल कांटेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोड नहीं है, दोनों अलग अलग, कैथोड एनोड नहीं है तो भी नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगा, जब तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके गैल्वेनिक सेल बनेगा। और जैसे ही गैल्वेनिक सेल बनेगा, एनोड करोड करेगा और कैथोड में डिपॉजिट होता है कुछ देर के बाद। इसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। अब यहां एक चीज जानना चाहिए कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। एक चीज और हम लोग कहते हैं जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक।
दोनों में अंतर क्या है? ट्रांसफार्मर वगैरह में, ऑयल में, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी है। डाइलेक्ट्रिक नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर है, लेकिन एक वोल्टेज के बाहर अगर वो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाएगा। उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये जहां पर भी डाइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है वहां हम ये सावधानी बरतना चाहिए कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ना पहुंचे, नहीं तो जिसको हम इंसुलेटर मान रहे हैं, गर्मी में बहुत से ट्रांसफार्मर बोल जाता है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाता है। डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर इन नॉर्मल कंडीशन अप टू ए सर्टेन वोल्टेज, उस वोल्टेज के बियॉन्ड वो कंडक्टर हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट इज ए कंडक्टर थ्रू आउट, कोई वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दिस द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रोलाइट, ये जानना चाहिए आप। अब ये जो करोजन गैल्वेनिक सेल के कारण हो रहा है, ये मुख्य कारण है करोजन का। अब हम लोग ये जानने की प्रयास करें कि गैल्वेनिक सेल में जो दो मेटल रहेंगे वो कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, जिसको हम लोग बनाए भी करोजन से त्रस्त हो गए कि फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं, उसमें करोजन हो जा रहा है, टूट जा रहा है, बदलना पड़ रहा है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जिनमें जिंक की कोटिंग होता है आयरन के ऊपर, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वहां करोजन होना शुरू कर दे तो करोड़ किसको करेगा, जिंक को कि आयरन को? वहां पर जिंक को करोड़ करेगा, आयरन को नहीं। लेकिन अगर हमने टीनिंग किया है, यानी टीन का कोटिंग दी है एसन का, तो वहां पर करोड़ अगर होगा तो टीन पे नहीं करेगा, आयरन में करेगा। वहां जिंक में कर रहा है, आयरन में नहीं। यहां आयरन में कर रहा है, टीन में नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ये कैसे तय होता है? एक ईएमएफ सीरीज होता है। ईएमएफ सीरीज ये मेटल का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। ये एक पूरा सीरीज बनाता है। एक तरफ एनोडिक रहते हैं, यानी इधर एनोडिक है, और इधर मान लीजिए कैथोडिक है, यानी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं कैथोडिक। जो सबसे कैथोडिक है वो है गोल्ड। गोल्ड में लोग कहते हैं कि करोजन नहीं होता है, मतलब होता भी होगा तो इतना नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। गोल्ड ये मोस्ट कैथोडिक है, और मोस्ट एनोडिक जो है वो लिथियम है। लिथियम में करोजन बहुत जल्दी होगा, किसी भी मेटल के पास रहेगा। ये ईएमएफ सीरीज आप देखेंगे तो जिंक जो है एनोडिक है एज कंपेयर टू द आयरन, बट टीन इज कैथोडिक एज कंपेयर टू द गोल्ड। तो ये सबसे मोस्ट कैथोडिक है गोल्ड, और सबसे गोल्ड के बाद प्लैटिनम, इस तरह रहते हैं, पूरी सीरीज है। और सबसे एनोडिक है लिथियम। तो आप जो दो मेटल को संपर्क करा रहे हो उनका ईएमएफ सीरीज से देख सकते हो कौन एनोडिक होगा, कौन कैथोडिक। और करोजन होने के लिए, वेट करोजन होने के लिए गैल्वेनिक सेल बनने की जरूरत है। अब हम लोग डिफरेंट प्रकार की जो करोजन है, टाइप ऑफ करोजन, उसको जानने की प्रयास करते हैं। टाइप ऑफ करोजन, क्या क्या टाइप, हम लाभ लिख रहे हैं, फिर एक एक करके स्पेस कर। फिर फिट करोजन, इरोजन करोजन, इंटरग्रेनुलर करोजन,
इंटरग्रेनुलर कोरोजन और कॉन्सेंट्रेशन कोरोजन। ग्रेविस कोरोजन। हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। कॉस्टिक एम्ब्रिटल। डीजिंगफिकेशन। ये कुछ करोजन है, इसके अलावा कुछ फैटिक करोजन कहते हैं, फैटिक भी हो रहा है और एनवायरनमेंट भी है, या फ्रेटिंग करोजन, फ्रेटिंग जान लीजिए, फ्रेटिंग। अब ये आप लोग लिख लिए हो अपनी किताब में, कॉपी में। हम लोग एक एक करके करेंगे डिस्कशन। अब फेस टू फेस में तो मैं पूछ लेता, हाँ भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर हम एक के बाद एक समझा देंगे। पहला है स्ट्रेस करोजन। स्ट्रेस करोजन क्या होता है? स्ट्रेस का लेवल अगर पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम नहीं है, अलग अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वहां पर सेम मेटल, यानी सेम मेटल मान लीजिए कि है कोई स्टील है उसमें, लेकिन अलग अलग जगह में अगर अलग अलग लेवल का या अलग अलग मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस है, तो वहां पर एनोड और कैथोड बन जाएगा, भले ही मेटल सेम है। जैसे एक एग्जांपल स्ट्रेस करोजन, मान लीजिए आपने ऐसा एक जॉब बनाना है, नेल है। अब इसको जब हम बनाते हैं स्मिथी शॉप में, अगर इसको ध्यान दीजिए तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ज्यादा लोड डाला जाता है, ज्यादा हैमरिंग किया जाता है, इसमें स्ट्रेस इज मोर। यहां स्ट्रेस ज्यादा है, ज्यादा इसके ऊपर हैमर हुआ है तो ज्यादा है इसके मुकाबले में। या ऐसा जॉब है, चैनल सेक्शन है, जहां घूम रहा है, वहां पर बैंड किए हैं आप, ज्यादा स्ट्रेस है, यहां हायर स्ट्रेस। तो ये जो ज्यादा स्ट्रेस एज कंपेयर टू द अदर एरिया जहां है, उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जहां कम है उसको कहते हैं कैथोड। ये कैथोड रिलेटिवली कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेस है तो वो कैथोड है। अब ये किला हो, जो भी हो, वो अगर किसी एनवायरमेंट में हो, दीवार के अंदर है, मॉइस्ट है, या टंकी में आपने बोल्ट लगा दिया है, नट लगा दिया है, तो उसमें ये अगर इलेक्ट्रोलाइट या करोजिव एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाए तो ये करोड करना शुरू कर देगा। ये वाला पोर्शन करोड़, ये वाला पोर्शन करोड़ करना शुरू कर देगा। इसलिए आप देखोगे ज्यादा करोजन बैंड जहां लगा है, टाइट जहां किए हैं, नट जहां चढ़ाए हैं, दो पाइप को जोड़े हैं, वहां ज्यादा है। तो दैट इज नोन एज द स्ट्रेस करोजन। इफ स्ट्रेस लेवल throughout the component is not same, then the section
having higher stress behave like anode. सेम मेटल का होने के बावजूद भी वो एनोड बिहेव करेगा, और जिनमें लेवल स्ट्रेस का कम है वो कैथोड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट आ गया संपर्क में तो करोजन होना शुरू करेगा। इसको कहते हैं स्ट्रेस करोजन। नेक्स्ट करोजन हमने कहा पिट करोजन। पिट का मतलब गड्ढा। तो जब गड्ढा कहीं बनता है तो क्या होता है, अगर ये है यहां गड्ढा बन गया तो ये जहां गड्ढा बना है यहां स्ट्रेस लेवल हाई है, स्ट्रेस लेवल इज हाई। ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा बाकी उसके कंपैरिजन में। तो फिर इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आए, यहीं से करोजन आना शुरू करेगा, और जैसे जैसे करोजन होता जाएगा यहीं सबसे ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग पिट करोजन। पिट का मतलब गड्ढा हुआ। तीसरा जो करोजन हमने है शायद उसको इरोजन करोजन। इरोजन करोजन क्या है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर। अब अगर वो टर्बुलेंट हो जाए, फ्लूइड फ्लो में आप लोग जानते हो एक रेनॉल्ड नंबर होता है 21 किलो साइकिल शायद, उससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, नहीं तो वो यूनिफॉर्म रहता है, लेमिनार रह सकता है। तो अगर वो टर्बुलेंट हो गया तो क्या करता है, वो टर्बुलेंट का मतलब समझो, भंवरे जैसे होते हैं नदियों में। टर्बुलेंट का मतलब हर सेक्शन का डायरेक्शन बदल रहा है, फ्लो इधर कर रहा है तो भैया सबका डायरेक्शन इधर है। लेकिन जहां टर्बुलेंट हो गया वहां हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये तो ये जिसको कहते हैं रैंडम डायरेक्शन हो गया। अब ये जो रैंडम डायरेक्शन हो जाता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है। अब वो जब टकराता है बाउंड्री पे तो बहुत सारा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसके कारण वो बाउंड्री में, मान लीजिए पाइपलाइन में आपने पैडिंग किया है, कोटिंग किए हैं, लेकिन वो कोटिंग को उखाड़ देगा, और जैसे ही उखाड़ेगा, कोटिंग अगर मेटेलिक कोटिंग है तो वो आ गया, और जो पेरेंट मेटल है यानी जिसका पाइप है वो भी आ गया, और ये करोड़ी एनवायरमेंट उसके में के पास है, उसमें ऑयल फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, गैस जो भी है, वो करोजिव एनवायरमेंट है। तो उसको हम लोग कहते हैं इरोजन करोजन, उखाड़ लेना। जब पहाड़ों में बहुत तेज पानी फ्लो करता है तो वो मिट्टी को उखाड़ के ले जाता है, कहते हैं इरोड कर लिया, इरोडेड द अर्थ, बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े को बहा के ले आता है, उसको इरोजन कहते हैं। और ये तब होता है जब फ्लो जो है एकदम, जिसको कहते हैं एकदम ड्रास्टिक हो जाए, भयंकर हो जाए, और ऐसे फ्लो आप कर रहे हैं, कंट्रोल अगर नहीं, कहीं पर अगर ऐसे पाइपलाइन है, ऐसे पाइपलाइन है, तो क्या होगा, ये इस कॉर्नर में अगर आपने स्लोप नहीं दिया है तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी वो बम्बार्ड टाइप का करेगा, और जहां बम्बार्ड करेगा बाउंड्री को, सरफेस को डैमेज करने की संभावना है। अगर डैमेज कर दिया तो करोजन शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं इरोजन करोजन, ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द पाइप। Due to turbulent flow of the fluid in the pipe, surface boundary of the pipe is eroded.
is the eroded portion, जो इरोड हो गया, या तो स्ट्रेस ज्यादा उसमें आ जाएगा, उखाड़े हो, इरोडेड पोर्शन वी हैव लाइक एनोड, वो एनोड हो जाएगा और बाकी कैथोड रहेगा, तो करोजन हो जाएगा गैल्वेनिक सेल अगर बन गया तो। दिस इज नोन एज द इरोजन करोजन। अब इरोजन करोजन के बाद नेक्स्ट जो है हम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन करोजन। अगर ये करते करते कोई छूट जाए तो अभी ये पता लगाना मुश्किल है कौन सा छूट गया, डिस्कशन के समय पूछ लीजिएगा कि ये वाला करोजन छूट गया था। कॉन्सेंट्रेशन करोजन, कॉन्सेंट्रेशन करोजन क्या होता है? जैसे पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा करोजन हो गया किन्हीं कारणों से, तो क्या होता है? करोजन का मतलब मेटल आयन लिक्विड में चला गया। अब एक बार शुरू हो गया तो धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि फ्लो कर रहा है फ्लूइड लिक्विड मान लीजिए, अब उनमें एक जगह में मेटल आयन आ गए, यानी वहां पर मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बाकी के हिसाब से। तो जहां पर मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया वो कैथोड हो जाएगा और जहां कम है वो एनोड हो जाएगा। समझिए, मान लीजिए इस एरिया में मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये पोर्शन कैथोड हो जाएगा, उसका पास वाला इधर वाला जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज लेस वो कैथोड हो जाएगा। यानी उसमें से फिर, यानी कहने का मतलब है एक जगह करोजन हुआ तो उसी जगह में ही करोजन नहीं बढ़ेगा, इस कारण से, इस प्रिंसिपल से, कॉन्सेंट्रेशन करोजन प्रिंसिपल से, उसके पास वाले फिर पास वाले फिर, यानी पूरे में। इसलिए एक जगह में अगर कहीं पर गड़बड़ी होती है तो पूरे में धीरे 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 फैल जाता है। आज आप इतना पोर्शन में देखें करोजन, कल इतना हो गया, कल इतना हो गया, कल इतना हो गया, और कुछ देर के बाद इतना हो जाएगा कि वो फिर बचाव हम कर ही नहीं सकते। उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन करोजन। इफ द कॉन्सेंट्रेशन या इफ metal ion concentration in the liquid is different at different section of the pipe, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पाइप, देन द सेक्शन हैविंग लेस concentration we have like and अब दूसरा जहां रीच है कॉन्सेंट्रेशन वो कैथोड के रूप में बिहेव करेगा। जिनमें कम होगा स्केयर होगा वो एनोड, जिनमें ज्यादा होगा रीच होगा वो कैथोड, और फिर गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, करोजन चलेगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन करोजन। अब कभी कभी क्या होता है कि करोड होते होते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन बराबर हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, फिर वो करोजन स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर मेटेलिक आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस चल रहा है तो करोजन भी बढ़ता जाएगा।
फिर एक करोजन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविस करोजन। ये इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं, ग्रेविस करोजन। ये भी कॉन्सेंट्रेशन के कारण होता है, लेकिन मेटेलिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग जगह में अलग अलग है, तो जहां रिच है ऑक्सीजन वो कैथोड हो जाएगा, जहां लेस है ऑक्सीजन वो एनोड हो जाएगा और करोजन स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन आप अगर गंगा को देखिए, ये बहुत बार टेस्ट होता है, जब गंगोत्री में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, फिर हरिद्वार आते आते कम होता है थोड़ा, फिर और आगे बढ़िए इलाहाबाद आते संगम आते आते बहुत कम हो गया, आगे फिर बनारस, फिर आगे बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन एकदम एकदम इतना हो जाता है कि लोग इसलिए कभी कभी कहते हैं कि आचमन करने लायक नहीं है, स्नान करने लायक नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो लिक्विड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है, तो जो रिच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड है वो कैथोड हो जाएगा, और जो स्केयर ऑक्सीजन यानी कमी होगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरेटिवली, वो एनोड हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविस करोजन। इफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन throughout the cross section is not same, बराबर नहीं है। The section rich in oxygen concentration behave like कैथोड। ये कैथोड बिहेव करेगा। तो जहां पुअर है, जहां कम है, वो एनोड बिहेव करेगा और ये करोजन जाएगा। आप ऐसे भी सोचिए, कोई पाइप है, वहां बोर्ड लगा दिए हैं, बोर्ड का एक तरफ एटमॉस्फेयर है और बोर्ड की दूसरी तरफ लिक्विड है। लिक्विड का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो क्या होगा कि बोर्ड उनके संपर्क में आ गया, जहां पर एकदम बाउंड्री होगी वहीं करोजन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज नोन एज दी ग्रेविस करोजन। अब नेक्स्ट करोजन जो है उसको कहते हैं कास्टिंग एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटलमेंट का मतलब जहां ब्रिटलनेस बढ़ जाता है उसी को एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। कॉस्टिक एम्ब्रिटल, बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, गर्म करके पानी को स्टीम बनाते हैं। अब जब हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जाते हैं और स्टीम जब बनता है, अगर वो अल्कलाइन वाटर है, हार्ड वाटर है, तो क्या होगा कि उसमें सोडियम कार्बोनेट वाटर के संपर्क में आके सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब वेपर बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, मेटल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और उसकी ब्रिटलनेस को कम कर देगा, और ब्रिटलनेस को जैसे ही कम करेगा करोजन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज द कास्टिक एम्ब्रिटल। यहां भी ये भी एक तरह के अटैक है मेटल के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं इन बॉयलर वाटर इज हीटेड to form steam, to form वेपर लिख सकते हैं। At high temperature
and high pressure. Sodium carbonate react with water and vapor is produced leaving sodium hydroxide. This sodium hydroxide penetrate into the boiler metal यानी जो खाली जगह है मेटल में, आप जानते हैं वॉइड है उसमें, इनटू द बॉयलर मेटल एंड डेवलप ये ब्रिटल, दिस इज caustic, known as caustic habit. इसी को कहते हैं हम लोग caustic habit, और खास करके बॉयलर में। इसलिए क्या करते हैं, बॉयलर वाटर अगर अल्कालाइन है, हार्ड वाटर है, तो सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इस तरह की डालते हैं ताकि हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड ना बने, जो कि पेनिट्रेट करेगा। बॉयलर में इस चीज को खास ध्यान देते हैं, हम आगे प्रोटेक्शन में भी डिस्कस करेंगे इसको। तो इसको कहते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटल। फिर आता है एक हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट क्या है? हाइड्रोजन जो है वो जो केमिकल्स होते हैं, आप अगर ऐसे करो, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी आप सोचोगे हाइड्रोजन है, और पूरे ऑर्गेनिक में तो हाइड्रोजन ही है, पूरा प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब है, इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इनवेरिएबली प्रेजेंट इन द केमिकल। अब ये केमिकल अगर मेटालिक कंटेनर में है तो क्या होगा, मान लीजिए आयरन में है, तो आयरन में है, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड रखे हैं H2S, तो आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और आयरन सल्फाइड बना देगा, हाइड्रोजन को इवॉल्व कर देगा। जैसे आयरन ये इवॉल्व हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन जो बाहर आ गया, ये उनके वॉइड में घुसना शुरू करेगा बॉयलर मेटल के, और फिर ब्रिटलनेस को बढ़ाएगा। और जैसे ही ब्रिटलनेस को बढ़ाएगा, झटका जहां लगा, हाई प्रेशर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, तो बॉयलर मेटल टूटना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। हाइड्रोजन इज इनवेरिएबली प्रेजेंट इनवेरिएबली मतलब ज्यादातर, इनवेरिएबली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल। When this chemical
और कंटेंट इन कंटेंट है, और कंटेंट मतलब रखा जाता है, कंटेंट इन ए मेटेलिक कंटेनर, metal reacts with the chemical metal reacts with the chemical evolving, बाहर करके evolving, nascent hydrogen, nascent hydrogen, this hydrogen penetrate, penetrate मतलब अंदर घुसता है, penetrates into the metallic void metals into the void of the metal, void of the metal, making it brittle. अब इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज, और फिर बॉयलर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। इसको कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटल। ये जहां पर भी केमिकल्स हैं हाइड्रोजन होने के। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ करोजन है उसको कहते हैं डीजिंगफिकेशन। नॉर्मली जो ब्रास होता है, जो कॉपर और जिंक का एलॉय है, इसमें करोड़ नहीं होता है कहते हैं, इसलिए ब्रास के खिलौने उलने मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ब्रास ब्रेसलेट बनाते हैं ब्रास का। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें करोजन नहीं होता है, कम होता है, लेकिन होता है। अगर ये ब्रास किसी करोजिव एनवायरनमेंट में आ जाए, करोजिव एनवायरनमेंट क्या कहेंगे, ये जो एलॉय वगैरह होते हैं, एलॉय में क्या होता है कि जब निश्चित मात्रा में सब मिले रहते हैं, इनमें बहुत प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, जो आप डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत है। लेकिन अगर इनका एलॉइंग एलिमेंट से किसी को बाहर कर दीजिए, यानी एलॉय से सबको नहीं, किसी एक को भी बाहर कर दीजिए, तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जो इतना स्ट्रेंथ मान रहे थे, स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। तो करोजिव एनवायरनमेंट में देखता है कि एलॉय को एज ए होल हम करोड़ नहीं कर सकते, तो वो करता क्या है, उसकी जो कमजोर एलिमेंट होता है, कमजोर एलिमेंट किस तरीके से, जो बड़ा रिएक्टिव है तो अंदर, लेकिन छटपटाता रहता है, बाहर आ जाएगा। हम लोग के इंसान में भी बहुत लोग होते हैं, छोटी सी लालच दीजिए, देश से गद्दारी कर देंगे, क्या मिलेगा उससे, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ क्या करोगे यार, पैसा भूख को नहीं खरीद सकता है, पैसा नींद को नहीं खरीद सकता है। पलंग खरीद सकते हो, बढ़िया गद्दा तकिया, लेकिन नींद नहीं आती है। इन अमीरों के पास रहिए, इन भ्रष्टाचारियों के पास आप 2-4 दिन रह के दिखिए, इनको नींद नहीं आती है, टेबलेट खाते हैं, जग नहीं पाते हैं, अगर सो गए हैं तो फिर टेबलेट खाते हैं, गोली खा के सोते हैं, गोली खा के जगते हैं। क्या है, कमजोर शरीर से कमजोर, थोड़ी सी लालच दीजिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। करोजिव एनवायरनमेंट कोशिश करता है सबसे कमजोर एलिमेंट, कमजोर एलिमेंट मतलब जो आसानी से बाहर आ जाएगा, रिएक्ट कर जाए, को बाहर कर दो। जैसे ही बाहर कर दिया, एलॉय की स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब एलॉय को करोड़ करना कोई मुश्किल नहीं।
तो ब्रास में भी कॉपर और जिंक में, ये कॉपर बेस एलॉय है, यानी कॉपर का सॉल्वेंट है और जिंक सोल्यूट है, कॉपर का मात्रा ज्यादा है, आपको वो दिया जाएगा ब्रास का सब, तो उसमें देखिएगा। तो और कई प्रकार का ब्रास होता है, ब्रास एक मत मानिएगा, उसके डिफरेंट प्रकार का ब्रास होता है। अब ये जिंक अगर वहां से बाहर आ गया तो जो कॉपर रह जाएगा वो स्पॉन्जी कॉपर हो जाएगा, यानी स्पॉन्जी, जिनमें बहुत सारे वॉइड आ गया, दबाओगे तो कंप्रेस करोगे तो दब जाएगा, स्पॉन्जी, स्पॉन्ज होता है ना। तो अगर स्पॉन्जी कॉपर रह गया वो करोड़ हो जाएगा, उसी को कहते हैं डी जिंक। डी का मतलब बाहर आना, डी कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन को मिलाना, डी कार्बोनाइजेशन मतलब अंदर के कार्बन को बाहर करना, ये जिंक को बाहर करना, इसी को कहते हैं डी जिंकिफिकेशन। बाद में इसको हम लोग दूसरा नाम दिए सिलेक्टिव करोजन, यानी देखा गया और एलॉय में भी हो रहा है, तो कहेगी सिलेक्टिव करोजन, यानी करोजन पूरे एलॉय में ना होके किसी एक एलिमेंट को अटैक करेगा और उसके बाद करोजन हो जाएगा। तो ये डिजिंकिफिकेशन क्या है? इन corrosive environment, अच्छा एक मिनट, इसको दूसरे ढंग से, नॉर्मली इट इज बिलीव, ये विश्वास करते हैं दैट brass does not corrode, करोजन नहीं होता। बट इन ए कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब उसका अनुकूल हो जाए, एनवायरमेंट के अनुकूल, इन ए कंड्यूसिव एनवायरमेंट, in a conducive environment, zinc is evolved मतलब बाहर आ जाना, from the brass, living spongy copper. This spongy copper इसी को कहते हैं। और ये सिलेक्टिव असेंबली, इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव करोजन। सिलेक्टिव इसलिए कह रहा है कि पूरी एलॉय के ऊपर ना करके किसी एक सिलेक्टिव एलिमेंट को सिलेक्टिव करोजन। नॉर्मली पहले एलॉय को करोजन नहीं होता कहते हैं, करोजिव एनवायरनमेंट एलॉय तो बनाते हैं, करोजिव रेजिस्टेंट एलॉय, सॉरी, तो वो तो अलग है। देखिए एलॉय में लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा करोजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि करोजिव एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो हो जाता है करोजन, तो उसको कहते हैं सिलेक्टिव करोजन। पूरे एलॉय के ऊपर ना करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जो सबसे रिएक्टिव है, जो बाहर जल्दी आसानी से आएगा, उसी को बाहर कर लेते हैं और फिर एलॉय कमजोर हो जाता है। इसी को कहते हैं डिजिंकिफिकेशन या सिलेक्टिव करोजन। फिर हमने एक लिखा है आखिरी में लिखते लिखते, फेटिक करोजन। ये भी फेटिक करोजन क्या होता है? जब दो मेटेलिक सरफेस आपस में रब करते हैं, व्हेन टू मेटेलिक सरफेस, कई वर्किंग कंडीशन के कारण टू मेटेलिक सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ रबिंग हो रहा है,
फिक्शन इज प्रोड्यूस, और फिक्शन जैसे बनता है तो वहां से जहां ही फ्रिक्शन बना हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। एंड कोरोजन, क्योंकि हाई टेम्परेचर में कोरोजन बहुत आसान है, क्योंकि जब रबिंग होगा तो एक किसी का मेटेलिक सरफेस ज्यादा वो होगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेट स्ट्रेस करोजन कुछ भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम लोग फ्रेटिक करोजन। इट इज ड्यू टू द रबिंग एक्शन, दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, एक रब कर रहा है, देयर इज ए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं है, एक साथ घूम रहे हैं तो रबिंग नहीं हुआ, रबिंग होने के लिए रिलेटिव मोशन, या तो एक घूम रहा है दूसरा रुका हुआ है, या दोनों घूम रहे हैं तो अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं, या दोनों घूम रहे हैं तो अलग अलग स्पीड में घूम रहे हैं, तब रबिंग एक्शन होता है, वहां पर कोरोजन फ्रेटिक कोरोजन होने की संभावनाएं है, इसलिए सरफेस को हार्ड बनाते हैं। दिस इज जिसको कहते हैं कोरोजन के टाइप। इसके अलावा हमने कहा था फैटिक कोरोजन कहते हैं, फैटिक आपको मैंने बताया था ऑल्टरनेट स्ट्रेस जहां लग रहा है, तो अगर उसमें फैटिक भी हो रहा है और कोरोजन भी हो रहा है, तो फैटिक के कारण अगर टूटना था थोड़ी देर के बाद, तो कोरोजन भी है, तो दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाएंगे और कोरोजन जल्दी हो जाएगा। तो ये कोरोजन का मैंने जैसे कहा था 3 स्टेज। पहला कोरोजन क्या है? केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल बाय द एनवायरनमेंट। दूसरा कैसे होता है? गैल्वेनिक सेल बनता है, और भी कुछ ड्राई कोरोजन अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इनके कारण कोरोजन होता है। अब कोरोजन से बचाव ये जानना जरूरी है, क्योंकि कोरोजन कुछ जगह में बहुत ही खतरनाक है। न्यूक्लियर प्लांट सब हमारे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वहां कोरोजन हो गया और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहां से जो रेडिएशन होगा फिर तो पता नहीं कितने एरिया तक होगा। कुछ दिनों के पहले की रिपोर्ट है, मतलब बहुत पहले की, अभी मैं कहूंगा तो बहुत पहले की, कि इफ्को में जो स्टोर करके रखा हुआ है केमिकल सब, गैसेस वगैरह, अगर वहां एक्सीडेंट हो जाए तो 50 एयर डिस्टेंस तक वो प्रभाव डाल सकते। यानी इलाहाबाद 50 किलोमीटर एयर डिस्टेंस में ही है इफ्को से, फुलपुर से। उसी तरह हमारे यहाँ IOCL की स्टोरी है, झूसी के पास है। फिर हमारा एक पाइपलाइन जा रहा है बरौनी से मथुरा रिफाइनरी को, ये पुरानी नैनी ब्रिज होते हुए इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कहने का मतलब है कि यहां पर अगर कोई कोरोजन हो गया तो ये तो खतरनाक है। शिप हमारा जा रहा है, कोरोजन हो गया, लीकेज हो गया, खतरनाक है। इसलिए कोरोजन से बचाव, हाउ टू प्रोटेक्ट कोरोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे।